अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स की एक रिक्वायरमेंट थी कि हमें कोई अकाउंटिंग का लेक्चर दिया जाए जो बिल्कुल बेसिक से हमें बताया जाए कि अकाउंटिंग क्या होती है। ख़ासतौर पर वो लोग जो प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल या दूसरी फील्ड से आ रहे हैं अकाउंटिंग की फ़ील्ड में, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो आज उसी सिलसिले में वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो चलें यहाँ शुरू करते हैं। पहले तो ये कि अकाउंटिंग होती क्या चीज़ है। अकाउंटिंग की आप डेफिनेशंस आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी डेफिनेशन आ जाएंगी, लेकिन सिंपल ये कि तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड इस तरह किया जाए कि उसका आपको एक एक चीज़ जो है वो एंड में रिज़ल्ट पता चल जाए कि किस अकाउंट में कितने हेड हैं। सो टू रिकॉर्ड सिस्टमेटिक वे, टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे। इस तरह की डेफिनेशंस अकाउंटिंग की आपको बहुत मिल जाएंगी। मैं उसमें नहीं जाता, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग बेसिकली एक सिस्टम है जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं उनको रिकॉर्ड करने का। ट्रांजेक्शन क्या चीज़ होती है, जैसे कि आपकी एक कंपनी है और आपकी कंपनी ने कोई माल परचेज़ किया, उसको रॉ मटेरियल परचेज़ किया उसको सेल करने के लिए, तो वो एक ट्रांजेक्शन हो गई। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सैलरीज पे की तो वो भी एक ट्रांजेक्शन हो गई। इसी तरह आपकी कोई और इस तरह से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, आपने सेल की, वो एक ट्रांजेक्शन हो गई। तो ये जो ट्रांजेक्शन होती है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसको हम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। खैर वो मैं उसको आगे मैं डेबिट क्रेडिट के रूल्स जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं इंशाल्लाह उसमें लेके जाऊंगा। अभी फ़िलहाल अकाउंटिंग को समझते हैं कि है ये चीज़। अकाउंटिंग की इमारत जो है, अकाउंटिंग की बिल्डिंग, वो 5 पिलर्स पे खड़ी होती है। और अकाउंटिंग के 5 पिलर्स होते हैं जिस पे अकाउंटिंग पूरी चल रही होती है, चाहे वो एक छोटी सी इंडिविजुअल की अकाउंटिंग हो या एक बहुत ही ह्यूज किस्म का ग्रुप हो जिसकी दुनिया में ब्रांचेस हों, जैसे मैकडोनल्ड या कोई भी XYZ आप बड़ा सा ग्रुप ले लें, गूगल ले लें, सबकी अकाउंटिंग भी 5 पिलर्स पे चल रही होती है। वो 5 पिलर्स क्या होते हैं? वो 5 पिलर्स होते हैं, सबसे पहला पिलर होता है आपका एसेट। एसेट जो है वो आपका पहला एसेट होता है, दूसरा लाइबिलिटीज़ होता है, तीसरा प्रोप्राइटरशिप या ओनर्स इक्विटी, चौथा एक्सपेंसेस, पांचवा रेवेन्यू। एसेट्स क्या चीज़ होती है? एसेट से पहले एक्सपेंस को समझ लेते हैं। एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस आपका जो भी खर्चे आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे होते हैं आपके सॉरी, मुझे थोड़ी आज खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है तो बार बार मैं खांस रहा हूँ। एक्सपेंस वो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके खर्चे हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स डाली हैं कि जैसे सैलरीज एक्सपेंस है, जैसे रेंट एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? वो माल जो आपने ख़रीदा बेचने के लिए और उसमें जो भी इसकी कॉस्ट आई। फॉर एग्जांपल एक आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और आप एक फैब्रिक बना रहे हैं। फैब्रिक बनाने में आपने धागा ख़रीदा, धागे के बाद जो आपका उस पर लूम्स पे वो एक कपड़े की शक्ल में बना, फिर उस पर प्रिंटिंग हुई, फिर उसको क्वालिटी कंट्रोल से गुजारा, फिर अगर स्टिचिंग भी वहाँ हो रही है और तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। इन सब की कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल, इस तरह लेबर, इस तरह ओवरहेड्स, ये सारी चीज़ें जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आती हैं। फिर यूटिलिटी एक्सपेंस, आपकी बिजली, आपका गैस, आपका पानी, आपके टेलीफोन बिल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो यूटिलिटीज़ में आ जाती हैं। बैंक चार्जेस, जो बैंक आपसे चार्जेस लेता है ट्रांजैक्शन के, वो बैंक चार्जेस। व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस, जो भी आपकी गाड़ियाँ हैं ऑफिस की और वो ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है। इसी तरह हज़ारों किस्म के एक्सपेंस होते हैं। तो जो भी इस किस्म के एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम एक्सपेंस पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और वो हम हर चीज़ को एक्सपेंस किए उस नेचर में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। दूसरा जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है वो उसमें सेल्स आपकी आ जाती हैं। रेवेन्यू यानी जो भी आपकी आमदनी हो रही है उसमें सेल्स हो गया, और उसमें रेवेन्यू भी कई नाम दिया होता है तो मैंने अलग अलग दोनों को लिख दिया है। कमीशन इनकम हो गया, आपको कमीशन मिल रहा है। आपका प्रॉफिट, आपने कोई एसेट पुराना हो गया तो आपने बेचा और उसको बेचने में फ़ायदा हो गया, एसेट ऑन सेल हो गया। रॉयल्टी इनकम आपको मिल गई, आपको बहुत सारे फ्रेंचाइज दिए हुए होते हैं।
जैसे मैकडोनल्ड के बहुत सारे फ्रेंचाइज होते हैं, तो वो उसकी एक इनकम होती है। तो इस तरह के कंपनी की जितनी भी एक इनकम जो भी चीज़ें होंगी वो उसको रेवेन्यू में हम क्लासीफाई करेंगे। अच्छा, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हमारी, मैं अब उसको थोड़ा सा प्रोप्राइटरशिप या ओनर्स इक्विटी को थोड़ा सा बताऊँगा। प्रोप्राइटरशिप क्या चीज़ होती है कि प्रोप्राइटरशिप आपका वो पैसा जो उस ओनर जो है वो लगाता है अपने बिजनेस में उसको हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अगर आपको पता है कि बिज़नेस तीन किस्म के होते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि तीन किस्म के बिज़नेस होते हैं। एक होता है सिंगल ओनर बिज़नेस। सिंगल ओनर बिज़नेस को हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। फिर इसी तरह पार्टनरशिप बिज़नेस होता है, यानी एक से ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं 22 तक। और फिर कंपनीज़ होती हैं, तो कंपनीज़ को हम ओनर्स इक्विटी कह रहे होते हैं। होती एक ही चीज़ है लेकिन हम इसको अलग अलग नाम दे रहे होते हैं खाली अकाउंटिंग में। अब ये तीन किस्म के जो बिज़नेस होते हैं, अगर एक सिंगल ओनर बिज़नेस है तो वो क्या करेगा, वो शेयर कैपिटल अपना लेके आएगा, पैसे लेके आएगा। हो सकता है कोई इक्विपमेंट लेके आए, कोई अपनी और चीज़ें लेके आए, और ये सारी चीज़ें होती है। इसी तरह वो पैसा निकालता भी है अपने बिज़नेस से, तो उसको हम विड्रॉल कहते हैं। अच्छा, कंपनी किस तरह पैसा लाती है कंपनी पब्लिक को ऑफ़र करती है कि जी मैं आपको इतना शेयर्स ऑफ़र कर रहा हूँ, और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और वहाँ से वो सर्कुलेट होती हैं सारी चीज़ें। तो वो जो भी चीज़ें हैं वो आपकी शेयर कैपिटल में आ जाती हैं। डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी जब प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पे करती है, तो उसको हम डिविडेंड इनकम कहते हैं, सॉरी डिविडेंड कहते हैं। और वो डिविडेंड फॉर्म में पे करती है, कैश डिविडेंड होता है या शेयर्स भी वो दे देती है। तो इस तरह की जो भी उसकी पॉलिसी है वो इस तरह आगे वगैरह उसको डिविडेंड की फॉर्म में दे देती है। इक्विटी जो है, रिटेन अर्निंग जो है, रिटेन अर्निंग वो पार्ट होता है कि आपका जब साल के आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है कि आपका रेवेन्यू जो आपने इनकम जितनी भी कमाई और आपके ख़र्चे जितने भी हुए साल में, तो अगर आपका उसमें प्रॉफिट हुआ, सपोज़ आपकी इनकम 1 मिलियन हुई और आपके ख़र्चे 8 लाख के हुए, तो 2 लाख आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आपकी इनकम आपकी 1 मिलियन की है और खर्चे आपके 1.2 मिलियन के हैं, तो 2 लाख का आपका नुकसान हो गया, तो वो लॉस हो जाता है। तो वो चीज़ें रिटेन अर्निंग का एक अकाउंट होता है, उसमें जो है वो पार्क हो रही होती हैं और वहाँ पे वो चल रहा होता है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने ओनर्स इक्विटी प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया। इंशाल्लाह हम इसको एंट्री करेंगे तो डिटेल में बताएंगे। अब हम आ जाते हैं एसेट पे। एसेट को समझने के लिए पहले तो आप ये समझें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी के एसेट, यानी कि वो चीज़ जो कि कंपनी के ऑपरेशन चलाने के लिए ज़रूरी होती है। अब वो चीज़ें जो है उसको हमें एक एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं करना होता, उसको हमें एक ऐसी जगह पार्क करना होता है ताकि हमें पता रहे कि ये हमारे एसेट्स हैं कंपनी के, और ये वो चीज़ें हैं जो कि कंपनी के ऑपरेशन में मदद कर रही हैं। उनको हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं करंट और एक होते हैं नॉन करंट। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो कि आपके एक ऑपरेशन, आपके ट्रेडिंग ऑपरेशन के लिए लिए जाएं और उसका पर्पज़ ये हो कि उसको सेल करना है। ये मैं आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से बता रहा हूँ इनकी डेफिनेशन। और आपका ऑपरेशन जो है वो के लिए लाए गए हैं और उनका मकसद ये जो है वो ये हो, और वो 1 साल के अंदर अंदर अपनी फॉर्म चेंज कर लें। 1 साल के अंदर अपनी फॉर्म 12 महीने में, यानी जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है उसमें फॉर्म चेंज कर लें। फॉर्म चेंज करने का मकसद ये है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिए कैश एंड बैंक। कैश का आज बैलेंस 5 मिलियन है तो कल 6 मिलियन हो जाएगा, हो सकता है अगले दिन वो 1 मिलियन रह जाए, तो वो आपकी फॉर्म चेंज होती रहती है, तो वो आपके करंट एसेट में क्लासीफाई होते हैं। तो कुछ करंट एसेट जो होते हैं जैसे कैश एंड बैंक होते हैं, आपका जो कैश और बैंक में पैसा पड़ा हुआ है ये यहाँ पे शो कर रहा होता है। अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, आपने जो उधार पे माल बेचा होता है ये वो होता है। इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री मतलब आपका जो भी रॉ मटेरियल होता है वो आपका सारा यहाँ पे चल रहा होता है। इन्वेंट्री 3 किस्म की होती है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल वो कि जो बिल्कुल ही आप ऐसा माल लाएँ जो कि बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में है और अभी उसको स्टार्ट ही नहीं किया। सेमी फिनिश्ड में आ जाता है वो माल जो कि आपने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन वो भी इस फॉर्म में है कि वो अभी पूरा बना नहीं है। एग्ज़ाम्पल गाड़ी की अगर ले लूँ तो गाड़ी में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस होते हैं उसमें जो है इंजन अलग लग रहा होता है, बॉडी अलग बन रही होती है, सीट्स अलग बन रही होती हैं, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स अलग बन रहे होते हैं और शीशा अलग लग रहा होता है।
तो अगर एक गाड़ी ऐसी है जिसकी बॉडी बन गई है और उसके बाकी इंजन लग गया है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं लगी, तो वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट में आएगी। इस तरह फिनिश गुड्स होती है कि गाड़ियाँ बन तो गई लेकिन वो अभी बिकी नहीं, तो वो आपकी फिनिश प्रोडक्ट में होगी। बहरहाल बहुत एडवांस लेवल का और कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, तो उसको हम पे किसी दिन डिस्कस करेंगे। प्री पेमेंट्स वो चीज़ें जो आपने एक एडवांस में आपने पेमेंट कर दी, एक्सपेंस को आपने एक साथ दे दिया। एक एग्जांपल ये है कि आपने रेंट जो है वो आपने एक साथ 6 महीने का दे दिया। तो अगर आपने उसको आज अगर सपोज़ कर लें कि हम 30 नवंबर है और हमने अगले 6 महीने का यानी मई तक का हमने रेंट दे दिया है, तो बल्कि इसको ऐसे लेते हैं कि 1 नवंबर को हमने रेंट पे किया है जो कि 30 अप्रैल तक का रेंट है, तो 6 महीने का हमने रेंट पे किया। तो अगर हम 30 नवंबर को अकाउंट्स बना रहे होंगे तो 30 नवंबर को हमारा 1 महीने का जो है वो रेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा, 5 महीने का एडवांस रेंट होगा। तो 1 महीने का जो है वो हम एक्सपेंस में बुक करते हैं और जो 5 महीने का है वो हम प्री पेमेंट में बुक कर रहे होते हैं। तो प्री पेमेंट वो चीज़ जो कि एडवांस में आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, तो इसको हम प्री पेमेंट कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो आपने की है, आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है लेकिन आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए पीरियड कर दिया, यानी 1 साल के अंदर अंदर आपको वो इन्वेस्टमेंट की हुई हैं और तो वो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अब आते हैं नॉन करंट पे। नॉन करंट में हमारी बिल्डिंग्स एंड मशीनरीज, जो भी हमारी ऑफिस की बिल्डिंग है या प्लांट है या मशीनरीज हैं, वो सारी चीज़ें नॉन करंट में आती हैं। यानी ये आप देखें कि मशीनरी बार बार अपनी कंडीशन चेंज नहीं करती, तो उसको हम नॉन करंट में डिफ़ाइन करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो आपने 5 साल के लिए कर दी, 3 साल के लिए कर दी। लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर जो 12 मंथ से ऊपर किए तो लॉन्ग टर्म में आती है। इक्विपमेंट्स एंड कंप्यूटर्स, ये भी आप उसको नॉन करंट में जो है ना वो उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो ये कुछ एसेट्स की एग्जांपल हैं और ये एसेट्स की डेफिनेशन है जो मैंने आपको थोड़ा समझाया। अब हम चलते हैं लायबिलिटीज़ की तरफ। लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल वो चीज़ें जो हमें आगे पे करनी होती हैं, जो हमारे ऊपर ड्यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, लेकिन उससे पहले हम करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़ समझ लेते हैं जो IAS ने डिफ़ाइन किया। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि वो चीज़ें जो 1 साल के अंदर अंदर अपनी कंडीशन चेंज करेंगी और ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ में होंगी, और वो चीज़ें जो कि 1 साल के अंदर अंदर नहीं चेंज करेंगी वो नॉन करंट में आती हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल हैं करंट की। पहले देख लेते हैं अकाउंट्स पेबल। अकाउंट पेबल ये है कि आपने उधार पे माल लिया जो आपने बनाना है या बेचना है। जैसे मैंने अगर अभी उसकी लूम्स सॉरी टेक्सटाइल की मिसाल दी थी, तो टेक्सटाइल में आपने रॉ मटेरियल लेना होता है, धागा लेना होता है, आपने बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं इससे रिलेटेड जो मटेरियल होते हैं, तो वो आपने उधार पे ली, तो वो अकाउंट्स पेबल में जा रहा होगा। इसी तरह एक्रूवल्स जो हैं वो आपके जा रहे होंगे। एक्रूवल्स क्या चीज़ होती है और प्रोविजंस। एक्रूवल वो होता है कि आपने एक चीज़ आपने एक्सपेंस अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि आपका, मैं इसको इस तरह मिसाल देता हूँ कि आपका जो रेंट ड्यू था वो था 1 नवंबर को, और आज 30 नवंबर हो गई है, लेकिन आपने अभी तक वो रेंट पे नहीं किया। वो एक्सपायर हो गया था 31 अक्टूबर को। तो 1 नवंबर से 30 नवंबर को तक का जो है वो हम उसको एक्रूवल में डालेंगे, यानी वो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड करने, भले हमने पे किया नहीं किया। इस तरह शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, बिल्कुल उसी का उलट इन्वेस्टमेंट का, कि हमने कुछ इस तरह पे करनी है चीज़ें जो कि 1 साल में अंदर करनी है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट होता है या इस तरह की चीज़ें। नॉन करंट में हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस आ जाते हैं जो कि हमने लॉन्ग टर्म में पेमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं, कुछ बैंक हमें ऑफ़र करते हैं कि जी 10 साल का लोन, 5 साल का लोन, तो ये उसमें आ जाते हैं।